तो हम कर रहे हैं दिसंबर 2019 का पेपर फर्स्ट का हिंदी फर्स्ट। पहला गद्यांश है, गद्यांश को एक बार पढ़ लेते हैं, फिर आगे करना स्टार्ट करेंगे। आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने देख लिया। हमने उस शिक्षा का नतीजा भी देख लिया जिसमें विकसित ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके कारण व्यक्ति को कहीं भी या कितनी भी मिलने के बावजूद तृप्ति नहीं होती। इसका कारण यही है कि शिक्षा के स्वाभाविक और आवश्यक अंगों को छोड़कर हमने ऐसे विषयों पर अधिक ध्यान दिया जो मनुष्य को एक तरफा विकास करते हैं, जिसके कारण व्यक्तित्व का बड़े से बड़ा भाग अतृप्त रह जाता है। बाल्यावस्था में भी कला शिक्षा को अभी तक उचित स्थान नहीं मिला है। जहाँ मिलता भी है वहाँ बच्चा 11-12 वर्ष का होते ही उसकी शिक्षा क्रम में से केवल कला प्रवृत्तियों को निकाल दिया जाता है। ऐसा ही हर्बर्ट रीड ने कहा है, हमारा अनुभव हमें बताता है कि हर व्यक्ति 11 साल की उम्र के बाद किशोर अवस्था और उसके बाद के सारे जीवन काल तक किसी न किसी कला प्रवृत्ति को अपने भाव प्रकटन का जरिया बनाए रख सकता है। आज के सभी विषय जिन पर अपनी एकमात्र श्रद्धा करते हैं, जैसे गणित, भूगोल, इतिहास, रसायन शास्त्र आदि, यहाँ तक कि साहित्य भी जिस तरह पढ़ाए जाते हैं, उन सब की बुनियाद तार्किक है। इन पर एकमात्र जोर देने के कारण कला प्रवृत्तियां जो भावना प्रधान होती हैं कार्यक्रम में करीब करीब निकल जाती हैं। ये प्रवृत्तियां कार्यक्रम से ही नहीं निकल जाती, बल्कि इन तार्किक विषयों को महत्व देने से व्यक्ति के दिमाग में बिल्कुल भी नहीं रह जाती। किशोर अवस्था में इस तरह के गलत रास्ते पर ले जाने का नतीजा भयानक हो रहा है। सभ्यता रोज बरोज बेढब होती जा रही है, व्यक्ति का विकास गलत हो रहा है, उसका मानस अवस्था है, परिवार दुखी है, समाज में फूट पड़ी है और दुनिया का ध्वंस करने का ज्वर चढ़ा है। इन भयानक अवस्थाओं को हमारा ज्ञान विज्ञान सहारा दे रहा है। आज की तालीम भी इसी दौर से दौड़ रही है। ये था गद्यांश। अब हम करेंगे इसका पहला क्वेश्चन। अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है? तो किस चीज पे बोला गया? इस पूरे उसमें गद्यांश में ही केवल एक चीज के बारे में बात हुई है, वो क्या थी? किस पे? कला प्रवृत्ति पे। दूसरा, अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय किस तरह के हैं? ये भी तुम्हें गद्यांश में पढ़ने को मिल जाएगा। तर्क प्रधान है, भाव प्रधान है, कला प्रधान है या बोध प्रधान है? क्या बताता है? तर्क बोलता है, तर्क प्रधान है। अगला देख लीजिएगा। ज्ञान विज्ञान को बहुत महत्व देने के कारण क्या हो रहा है? समाज उन्नति कर रहा है, समाज में विभाजन हो रहा है, व्यक्ति सृजन की राह पर है, व्यक्ति विध्वंस की राह पर नहीं है। तो हो क्या रहा है इससे? अगर आप लोगों ने गद्यांश से पढ़ा होगा तो ये चीज उसमें लिखा था कि इन सब प्रवृत्ति के कारण हो क्या रहा है, प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो जैसे ही गद्यांश में लिखा हुआ दिया हुआ है कि क्या होता है, जो विज्ञान की अत्यधिक पढ़ाई के कारण क्या हो रहा है, ज्ञान विज्ञान में ही ज़्यादा ध्यान देने पे क्या हो रहा है, तो इसमें आंसर कौन सा आएगा? समाज उन्नति कर रहा है, समाज में विभाजन हो रहा है, व्यक्ति सृजन की राह पर है, व्यक्ति विध्वंस की राह पर नहीं है। तो अगर विध्वंस की राह पर है तो ये सही होता, लेकिन नहीं है लिखा है। तो हमें इन तीनों में से देखना है। समाज उन्नति तो कर रहा है, लेकिन इस गद्यांश में ये नहीं समझाया गया है, बल्कि क्या समझाया गया है कि क्या निगेटिव रोल है उसका। तो इसमें आएगा समाज में विभाजन हो रहा है इसका, ये वाला। अगला, किशोर अवस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में कैसा रास्ता अपना रही है? गलत रास्ता, निगेटिव जो है। तो कर्म तो होगा नहीं, प्रगति भी नहीं होगा, ज्ञान भी नहीं होगा। ये तीनों पॉजिटिव है, पतन होगा। पतन मीन्स क्या होता है? अपने आप को नष्ट करने वाला जो रास्ता होता है। इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? तो ध्यान से देखिएगा कौन सा भिन्न है। तार्किक है या स्वाभाविक, साहित्यिक या अभिव्यक्ति? तो कौन सा अलग लग रहा है? बताइए। तो तार्किक, स्वाभाविक और साहित्यिक एक ही बात हुई। अभिव्यक्ति क्या होती है? एक तरह की स्वतंत्रता, जो क्या होता है इसमें बातों से भिन्न है। तार्किक जो होती है वो क्या होती है? किसी पॉइंट को समझा रहे हैं तो तर्क की तत्व समझा रहे हैं। स्वाभाविक मतलब रियल फॉर्म में, साहित्यिक मतलब क्या होता है? किताबी ढंग से। तो अभिव्यक्ति थोड़ा अलग है, इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला, फोर्थ वाला।
अगला देखिए, आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है। वाक्य में निपात है, तो निपात होता क्या है? तो निपात होते क्या हैं? तो हिंदी व्याकरण में उन शब्दों को निपात कहते हैं जो वाक्य में एक फोर्स लेके डालती है, वाक्य में भार डालती है, बल 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 की तरह, मतलब अतिरिक्त बल प्रदान करती है बोलेंगे। तो इसमें देखो, आज की तालीम भी इसी दौर में साथ दे रही है। तो भी जो है, अगर आज की तालीम इसी दौर में साथ दे रही है तो ये नॉर्मल वाक्य होता, लेकिन भी आ जाने से क्या मतलब है कि इस वाक्य में ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? भी वाला, ये वाला। अब आगे देखिए, विकसित शब्द में प्रत्यय है। विकसित शब्द में प्रत्यय कौन सा होगा? साफ साफ दिख रहा है, इत हो जाएगा, इत। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा कैसा है? सुखद, दुखद, औसत और पता नहीं। इसमें एक्चुअली शिक्षा का नतीजा तो अगर हम नॉर्मली पूछ जाए तो हम बोलते सुखद है, लेकिन क्योंकि इसमें एक तरह का कला से जो मुंह मुड़ा है बच्चों का एक एज के बाद, उसके बारे में दिया गया है, यानी निगेटिव रोल दिया गया है, तो इसलिए दुखद आएगा इसका आंसर। आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया गया है? साफ साफ, क्योंकि बुक में लिखा है, उसमें गद्यांश में दिया गया है विज्ञान को। नेक्स्ट है, अब है काव्यांश। काव्यांश को पढ़ के देखते हैं। साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य फाल, मेरे नगपति मेरे विशाल, युग युग अजैव बिंबद मुक्त, युग युग गर्वोन्नत नित महान, निसीम व्योम में तान रहे, युग में किस महिमा का विधान, कैसी अखंड यह चिर समापी, यतिवर कैसा यह अमर ज्ञान, तू महाशून्य में खोज रहा, किस जटिल समस्या का निदान, उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। ये एक तरह की पोएम दी हुई है, ठीक है, काव्यांश जिसको बोलते हैं, उसकी क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है? तो इसमें पहला क्वेश्चन है हिम किरीट। हिम किरीट का क्या आशय है? तो हिम किरीट का आशय क्या होगा? ठंडा मुकुट, बर्फ का मुकुट, चांदी का मुकुट और स्वर्ण मुकुट। तो किरीट मीन्स तो मुकुट है, क्योंकि चारों ऑप्शन में मुकुट है। हिम मीन्स क्या होता है? बर्फ। तो क्या इसका आंसर बर्फ का मुकुट हो जाएगा? नहीं, क्योंकि जो क्वेश्चन में अगर आप लोग वो देखेंगे इसका पद्यांश, तो उसमें ध्यान से देखना, उसमें क्या दिया गया है, किसी चीज़ के बारे में बात हो रही है, उसके लिए मेरी जर्नी के हिम किरीट लिखा हुआ है। तो किससे मतलब है उसका? ठंडा मुकुट से मतलब है, ना कि बर्फ़ के मुकुट से। ये वहाँ ध्यान देना। हिम से मतलब यहाँ बर्फ़ तो है, लेकिन हमें तो कुछ उसके पद्यांश के हिसाब से आंसर देना है, तो उसके हिसाब से ठंडा मुकुट बैठ रहा है। नगपति का विग्रह और समास कीजिए। तो 101वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नगपति का विग्रह और समास होगा, तो नगपति मीन्स क्या होगा? तो नगों का पति मतलब यही होगा, लेकिन इसमें हमें उसकी पद्यांश के हिसाब से देखना है, तो उसके हिसाब से ये जा रहा है कि वो किसी के लिए कहा जा रहा है, तो नगों का पति है जो बहुब्रीही होगा, क्योंकि इसमें एक तीसरा मीनिंग निकल के आ रहा है, इसलिए क्या होगा? बहुब्रीही समास। बहुब्रीही समास किसको बोलते हैं? जिसमें क्या होता है, शब्द का एक अपना मीनिंग होता है और उससे एक तीसरा मीनिंग, एक अगला मीनिंग निकल के आता है। अगला 102, किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है? तो अगर हम सेंटेंस के हिसाब से देखें तो इसमें कौन सा आंसर होगा? युग युग अजय वाला नहीं, ये वाला मेरे भारत की दीवार, ये नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है, पौरुष के पंजीकृत ज्वाल। पौरुष की पंजीकृत ज्वाल, ये आंसर होगा, यानी थर्ड वाला। ये आप लोग उसके हिसाब से देख लीजिएगा, उसमें पद्यांश के हिसाब से। जो जीता न जा सके, उसमें अजय, अखंड, अमर, दिव्य क्या यूज़ किया गया है? तो अजय यूज़ किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। निस्सीम शब्द में कौन सी संधि है? तो निस्सीम क्या होगा? निह प्लस सीम, तो जिसमें अह वाला जो स्वर आता है उसको बोलते हैं विसर्ग संधि, तो इसका वाला आंसर हो जाएगा ये वाला, ये वाला, ठीक है। हिमालय को यतिवर कह के संबोधित किया गया है, क्यों क्यों कहा गया यतिवर? कोई बताएगा? यतिवर किसको बोलते हैं? वैसे अगर हम इसमें यतिवर का मतलब तो कुछ और भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम किसी के हिसाब से उसमें पद्यांश के हिसाब से देखें तो वो समाधि में लीन वाला सही बैठ रहा है, क्योंकि हिमालय क्या होता है, एक तरह से हमारी रक्षा के लिए
हमेशा एक ही जगह पे रहता है इसलिए। अगला, प्राथमिक स्तर पर बच्चों का आकलन करने का उद्देश्य होता है। किस चीज़ के लिए होता है? उसकी पठन क्षमता का आकलन, उसकी भाषा प्रयोग का आकलन, उसकी लेखन क्षमता का आकलन, या उसकी बोलने की कुशलता का आकलन। तो किसका होगा? प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन। क्या आकलन करते हैं हम? उसकी भाषा क्षमता, क्योंकि वो कितना प्रयोग कर पा रहा है। क्योंकि जब बच्चा प्राथमिक स्तर पर आता है तो वो अपने परिवेश, घर का और पड़ोस परिवेश के हिसाब से भाषा यूज़ करता है। तो हम पहले यही आकलन करेंगे कि उसको भाषा कितने अच्छे से आती है। जैसे देखिए, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में प्रभाव सबसे प्रभावी तरीका है, सबसे कम प्रभावी तरीका है? कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन या श्रुत लेख। तो जो श्रुत लेख होता है, सुंदर लेख, यानी जिसको हम लोग क्या देखते हैं कि वो लिखने की बनावट, तो इसका भाषा का आकलन, ये मेरे ख्याल से ये तरीका सही नहीं होगा। तो इसका आंसर कौन सा होना चाहिए? श्रुत लेख वाला। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रकृतियों का भी आकलन होता है। तो ये विचार बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि बच्चे कितना सीख पा रहे हैं किसी भी क्लास में, वो कई जगह पे टीचरों पे भी डिपेंड करता है कि उनकी सेक्शन विधियां किस तरह की हैं। तो पूर्णतः सही है ये। 109वां क्वेश्चन कर रहे थे हम कि रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमित प्रकृति का ब्यौरा उसकी अगुआ को दिया है। रीमा ने डैश के आधार पर यह जानकारी दी है। तो क्योंकि लिखा गया है भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का, क्रमिक प्रगति को अगर हम लोग प्राथमिक स्तर पर देखते हैं, क्योंकि तीसरी कक्षा क्या है? प्राथमिक स्तर। तो इसका आंसर क्या होगा? पोर्टफोलियो आता है। क्या आता है? पोर्टफोलियो। अगला, अगली कक्षा में लिखना के अंतर्गत आता है। तो पहली कक्षा में लिखना के अंतर्गत आता है। तो क्या आना चाहिए इनमें से सबसे अच्छा बच्चों के लिए? क्योंकि पहली कक्षा में बच्चों को इतना अच्छे से लिखने नहीं आता, तो इनमें से चित्र बनाना सबसे क्या होगा? सही आंसर होगा। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना व लिखना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। पढ़ना और सीखने में से कौन सा कम महत्वपूर्ण होता है? तो पढ़ना का उद्देश्य क्या होता है? कम महत्वपूर्ण होता है, ये वाला। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? तो किसने दी थी ये? चॉम्स्की, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या दिया था, बचपन से ही बच्चों में क्या होता है, भाषा सीखने की क्षमता होती है, इसके बारे में सबसे पहले बताया था। अगला देखिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो अगर हम लोग बच्चों को, छोटे बच्चे प्राथमिक स्तर में आते हैं 11 साल से छोटे, अगर हम उनको सिखा रहे हैं तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टेलीविज़न, समाचार पत्र, कंप्यूटर तो होगा ही नहीं, उनकी खुद की किताबें होंगी। तो इसका आंसर कौन सा आएगा? बाल साहित्य। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात क्या है? स्वाभाविक है, क्योंकि बच्चों का मातृभाषा में ही बात करना क्या होता है? स्वाभाविक होता है। बहुभाषिता हमारे पहचान की और हमारी किसका? सभ्यता और संस्कृति, सभ्यता और साहित्य, नहीं साहित्य नहीं होगा, क्योंकि साहित्य हमारे पास पहले से नहीं होता। तो इसका आंसर यही होगा, पहला वाला, सभ्यता और संस्कृति, क्योंकि संस्कृति और चुनौतियों का अंक तो होगा नहीं, तो ऑप्शन में हमारे पास सभ्यता और संस्कृति होनी चाहिए। तो इसका हो जाएगा पहला वाला। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि क्या करते हैं? बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ाएंगे, यानी क्या है, भाषा क्षमता विकास करने में सहायक होंगे। अगला, 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों किन्हें आंखें दोनों, एक बार ध्यान से देखना, इनमें समय से चंद्र बिंदु जो होता है समय आ रहा है, अनुनासिक वाला जो चिन्ह होता है, आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी की लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? तो क्या कर रही है वो? हर शब्द में यूज़ कर रही है, यानी अति ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर रही है। तो इसका आंसर क्या होगा? अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती, के प्रति अति सजग है, प्रति लापरवाह है, या अति सामान्यकरण कर रही है। एग्जैक्टली अति सामान्यकरण कर रही है, यानी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही है। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा होगा? 4th वाला, ये वाला। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण है। सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा होगा? बच्चे की लिखित क्षमता,
बच्चे की सहज भाषाई क्षमता, बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति या बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। तो क्योंकि विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए हम कोई कार्यक्रम शुरू कर रहे हो, किस बेसिस पे करते हैं, तो उसमें यह आएगा बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को, वो सबसे कम महत्वपूर्ण होगा। तो 119 क्वेश्चन है, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2-3 भाषाओं को डैश और बोलने में क्षमता लैस रखते हैं। इसका एग्जाम्पल आजकल के बच्चों से देखना है। जैसे बच्चों को घर पे थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलनी सिखाई जाती है और हिंदी बोलनी सिखाई जाती है, तो जब वो स्कूल जाएंगे तो उनको इन दोनों भाषाओं का क्या होगा, पढ़ना आ जाएगा, लिखना आएगा, रटना आएगा या समझना आएगा। तो क्या आ जाता है, समझना आ जाता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला। अगला है, किसी भाषा को सीखने का मतलब उसकी किसको समझना, अवधारणाओं को समझना। क्योंकि इसमें जितने ऑप्शन है शब्दावली है, एक एक्स्ट्रा शब्दावली वाला हो नहीं सकता, तो थर्ड और फोर्थ कट गया। फर्स्ट और सेकंड में विषय वस्तु और उपयोगी है, तो उपयोगी नहीं आएगा, उपयोग तो होगा ही नहीं। तो अवधारणा और विषय वस्तु नहीं, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी अवधारणा को सीखना और उसकी विषय वस्तु को सीखना, यानी कौन सा, ये वाला। ठीक है, फिर अब हम अगली क्लास में हिंदी का पार्ट 2 करते हैं।